और खबर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की, जो पंचतत्व में विलीन हो गए। भारी मन और नम आंखों से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें आखिरी विदाई दी। करीब 4 दशक के सियासी सफर में अरुण जेटली ने लोगों को प्यार दिया और बदले में असीम प्यार और सम्मान पाया। कुशल वक्ता, प्रभावी रणनीतिकार और असरदार केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की शख्सियत के कई आयाम रहे, लेकिन एक बात जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी वो थी संबंधों को निभाने में उनकी प्रतिबद्धता। बीजेपी और दिल्ली के सियासी गलियारों में अरुण जेटली की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। सियासत को अपनी तमाम उपलब्धियां सौंपकर अरुण जेटली अनंत सफर पर चले गए। पीछे यादों की थाती रह गई। आंखों में आंसू लिए उदास साथी रह गए। शनिवार की दोपहर अरुण जेटली का एम्स में निधन हुआ। रविवार को निगमबोध घाट पर उनका आखिरी संस्कार किया गया। धार्मिक रीति रिवाज के साथ उनका पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले किया गया। परिवार, बेटा बेटी, रिश्तेदार और साथी समर्थक सभी की आंखों से आंसू बरस पड़े। और दुख की इस घड़ी में आसमान भी रो पड़ा। सियासत में दशकों का हमसफर जब साथ छोड़ गया तो आंसू रोके नहीं रुके। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बीजेपी ने सुषमा स्वराज को खोया था। उदास चेहरे और नम आंखों से सुषमा स्वराज को विदाई देते भला किसने सोचा था कि जल्दी ही अरुण जेटली भी अलविदा कह देंगे। श्री अरुण जेटली का नहीं रहना हम सब देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सहन न होने वाला आघात हम सबको आज लगा है। 1980 में बीजेपी की शुरुआत और फिर शून्य से शिखर तक की यात्रा असल में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेताओं की जिंदगी का सफरनामा है। लेकिन अपनी तमाम उपलब्धियों को इतिहास में दर्ज करा के अरुण जेटली ने भी आंखें बंद कर ली। जेटली यादों का बेशकीमती खजाना सौंप कर चले गए। उनकी यादें निगमबोध घाट पर मौजूद हर शख्स की नम आंखों में तस्वीर बनकर उभरती रही। एक लंबे सार्वजनिक जीवन में जो भी अरुण जेटली से मिला वो हमेशा के लिए उनका हो गया। नेता, प्रवक्ता, रणनीतिकार और सांसद तो वो बीजेपी के रहे, लेकिन उनके चाहने वाले और मुरीद विरोधी पार्टियों में भी उतने ही रहे जितने बीजेपी में। उनकी यादें रह जाएंगी, जो बातें वो बताते थे, जो कहते थे, जो उनका नजीरा जैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे वो, तो यही सब चीजें रह जाएंगी। और यही लोगों को राजनीति में उनसे सीख के राजनीति में भी, कानून के क्षेत्र में भी और क्रिकेट के क्षेत्र में लोगों को करना चाहिए। कई साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने अरुण जेटली में भविष्य का वो नेता देखा था जो बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदों पर अरुण जेटली पूरी तरह खरे उतरे। बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाने से लेकर संसद में पार्टी को मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा करने तक अरुण जेटली की भूमिका हर दौर में बड़ी होती गई। आडवाणी से लेकर अमित शाह तक वो पार्टी के लिए अनिवार्य रहे, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर वो हमेशा विनम्र और मृदुभाषी बने रहे। सत्ता में रहें या विपक्ष में, हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आए। मुश्किल पार्टी की हो या किसी कार्यकर्ता की, जेटली हमेशा तारणहार रहे। अरुण जी का द्वार हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो मीडिया से हो, पार्टी से हो, नेता हो या अभिनेता हो, आम कार्यकर्ता हो, हर किसी के लिए खुला रहता था। और इतने वर्षों में समाज के हर वर्ग के साथ राजनीति में आने के बाद उन्होंने संपर्क भी बनाए रखा, साथ भी दिया, सहयोग भी किया। और हर कोई कहता है, जितने लोगों से आप मिलेंगे, कि अरुण जी ने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है।
राजनीति के पंडितों ने कभी अरुण जेटली को जन नेता नहीं माना, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने हिंदुस्तान के सभी राज्यों से समर्थक और कार्यकर्ता उमड़ पड़े। भूमिका नेता की हो या दोस्त की, अरुण जेटली सभी मापदंडों पर खरा उतरे और लोगों के दिलों पर राज किया। राजनीति में इतना साफ सुथरा, शानदार, बहुत पढ़ा लिखा, काबिल और जिसको अहंकार छू के नहीं गया था, जो ईमानदारी का प्रतीक था और जो हर मसले का और हर बीमारी का इलाज था, ऐसा आदमी अब देश की राजनीति में नहीं है। हम सब लोग उन्हें बहुत मिस करेंगे। जब उनका पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए रखा गया तो उन्हें श्रद्धांजलि देने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा दूसरे सियासी दलों के नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी तो अरुण जेटली प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत बने। न सिर्फ मंत्री के तौर पर सरकार में अहम भूमिका निभाई, बल्कि सरकार के अहम फैसलों को तय करने और लागू करने में उनकी भूमिका रही। वित्त मंत्री के अलावा उन्होंने रक्षा मंत्री का भी पद संभाला था। अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ सेना की तोप गाड़ी से निगमबोध घाट के लिए ले जाया गया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने उन्हें कंधा दिया। बीजेपी के दफ्तर से बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक अरुण जेटली का आखिरी सफर शुरू हुआ। जिस लुटियन दिल्ली ने अरुण जेटली को पहचान दिलाई, जहां उन्होंने सियासी ऊंचाइयों को छुआ, जहां सत्ता के नए समीकरणों को उन्होंने साधा और जहां से सरकार को दिशा दी, वहीं से अरुण जेटली अपने आखिरी सफर पर निकले। जो राजनेता किसी भी सियासी चुनौती से नहीं हारा, वो लंबी बीमारी के बाद जिंदगी की जंग हार गया। जिन्होंने सियासत से लेकर वकालत तक अपनी कामयाबी की कीर्ति पताका लहराई, उन्हें मौत के निर्मम हाथों ने परास्त कर दिया। अरुण जेटली के आखिरी संस्कार में उनके सभी पुराने साथी जुटे। 1975 के जेपी आंदोलन के दिनों के दोस्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए। बीजेपी का अरुण अपनी आभा बिखेर कर अस्त हो गया। संसद में अब ये आवाज नहीं गूंजेगी। इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी सियासी गलियारों में अब ये मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखेगा। तर्क और तथ्यों के साथ शब्दों की ऐसी बाजीगरी सुनाई नहीं देगी, लेकिन लोगों के दिलों में अरुण जेटली की यादें हमेशा रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबर की खबर में इतना ही कि अरुण जेटली एक ऐसा सितारा रहे भारतीय राजनीति में जिन्होंने वैचारिक प्रतिबद्धताओं, वैचारिक बंधनों को तोड़कर हर कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाई। और अब बात करते हैं खबर की खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 समिट की, जहां पर शामिल होने के लिए वो फ्रांस के बियारिट्ज पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के ताकतवर नेता यहां जुट रहे हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होगी, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को दुनिया के सामने जोर शोर से उठाने की कोशिश में है, लेकिन दुनिया में जो सम्मान हिंदुस्तान का है वो पाकिस्तान का नहीं है। ये तस्वीरें बहरीन की राजधानी मनामा की है, जहां द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान देने के बाद लौटते वक्त पीएम मोदी को शानदार विदाई भी दी गई। यहां से रवाना होने के बाद पीएम मोदी सीधे फ्रांस के शहर बियारिट्ज पहुंचे, जहां दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का सम्मेलन G7 समिट का आयोजन किया गया है। उसमें शामिल होने के लिए भारत को स्पेशल इनविटेशन मिला था। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, कनाडा और जापान इस बार की बैठक में अमेजन के जंगलों में लगी आग और ट्रेड वॉर पर मंथन करेंगे। मगर मोदी की मौजूदगी से कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है, जिसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन पहले ही दे चुके हैं। I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him
over the weekend in France. So, I think we're helping the situation, but there's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. सच तो यह है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर दुनिया में कश्मीर को लेकर झूठ फैलाता रहा है और धर्म के नाम पर ही मुस्लिम देशों से कश्मीर पर मदद के लिए हाथ फैलाए रहता है। और आज कंट्रोल लाइन कश्मीर में वंदे मातरम के तराने बजेंगे, ये कश्मीरियों की जिंदगी में मुमकिन नहीं होगा। जब तक कश्मीरियों का शोहदा का कब्रिस्तान मौजूद है, कश्मीरी इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। देखना यह है कि ये हिटलर नाजीइज्म का हम कैसे मुकाबला करेंगे, ये हिटलर नाजीइज्म का दुनिया कैसे मुकाबला करेगी। मुझे उम्मीद है कि शाम तक अरबी दुनिया का भी एक वाज़ेह पैगाम आ जाएगा। जैसा चीन ने एक पैगाम दिया है, जैसा चीन ने आप ये कहा है कि लद्दाख जो है उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देखा जाएगा। आज सारे आलम इस्लाम में मुसलमान के साथ जो हो रहा है, लीबिया से हुआ, इराक से हुआ, सीरिया में हुआ और बढ़ते बढ़ते अब कश्मीर में आ रहा है। मगर यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम देश ने पीएम मोदी को अपने देश के इस्लाम में मुसलमान के साथ जो हो रहा है, लीबिया से हुआ, इराक से हुआ, सीरिया में हुआ और बढ़ते बढ़ते अब कश्मीर में आ रहा है। मगर यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम देश ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजकर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। भारतीय गल्फ देशों में है, काम कर रहे हैं और उनकी वहाँ इज्जत भी है और गल्फ का, सऊदी अरब का और बाकी कंट्रीज का यहाँ इन्वेस्टमेंट भी है और उनसे तेल का व्यापार भी है। इस सब को देखते हुए निश्चित ये तो माना जा रहा था कि भारत के पक्ष में सारे गल्फ कंट्रीज होंगी और पाकिस्तान शायद ये चीज नहीं कबूल कर पा रहा है, स्वीकार कर पा रहा है कि मुस्लिम होते हुए भी ये देश पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पक्ष में कैसे हैं। उधर जिस फ्रांस में इस बार G7 देशों की बैठक हो रही है, वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 22 अगस्त को पेरिस में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कश्मीर को द्विपक्षीय मामला बता चुके हैं। ग्लोबल चैलेंज के लिए J'ai signalé l'importance de la coopération entre l'Inde et la France en face des enjeux mondiaux. Les deux pays font face au terrorisme et à la radicalisation. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में Nous avons bénéficié du soutien et de la coopération précieux de la France pour faire face au terrorisme transfrontalier. Nous tenons à उम्मीद यही है कि जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान को अब तक हर जगह से दुत्कार मिली है, यहाँ से भी उसे कुछ वैसा ही सुनने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये भारत की कूटनीति है कि पाकिस्तान हर जगह से दुत्कार सुनकर ही आगे बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है किसी बहाने वो दुनिया भर में भारत को उलझाने की कोशिश कर सके। वहीं पीएम मोदी दुनिया के नेताओं से मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत के मजबूत रुख की जानकारी देने में जुटे हुए हैं, लेकिन भारत का विपक्ष पाकिस्तान के लिए एक मौका बन रहा है। भारत का विपक्ष कश्मीर मुद्दे पर क्या कहता है, क्या करता है, उसे पाकिस्तान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 12 नेता श्रीनगर पहुंचे तो जबरदस्त हंगामा हुआ। उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। अब पाकिस्तान ने राहुल एंड टीम का हवाला देकर संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की है। मुझे इन्वाइट किया है तो मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे नहीं आ सकते। राहुल का मिशन कश्मीर, पाकिस्तान की तकरीर। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रखने वाले ममालिक हैं और क़यादतें हैं कि बराए मेहरबानी वो फुटेज दस्तयाब है, उस फुटेज को देखिए। विपक्ष का हंगामा बना पाकिस्तान का हथियार। अपने ही लोगों के साथ जो उनके अपने हैं उनसे क्या सलूक वो बरत रहे हैं। पाकिस्तान ने दी राहुल एंड टीम की दुहाई। वो अपनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे साथ कहां बैठेंगे, ये आज बिल्कुल वाज़ेह हो गया। जो पाकिस्तान चाहता था
वो विपक्ष ने कर दिया। हिंदुस्तान को आज तकसीम हो चुका है। आज बहुत बड़ा तबका मोदी सरकार के फैसलों को मुस्तरद कर रहा है। 7 पिटीशनें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। भारत का विपक्ष पाकिस्तान के लिए मौका इस खित्ते के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि अगर कोई गुंजाइश निकल सके तो उन्हें यहां विजिट करना चाहिए। सुना आपने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी राहुल एंड टीम की दुहाई दे रहे हैं। पाकिस्तान कई दिन से जिस मौके की ताक में बैठा था, भारत की विपक्षी पार्टियों ने उसे वो मौका दे दिया। राहुल की अगुवाई में 9 पार्टियों के 12 नेता शनिवार को मिशन कश्मीर पर निकले थे। प्लेन में बैठकर राहुल की टीम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया। एयरपोर्ट पर ही जमकर हंगामा हुआ। मीडिया कर्मियों के साथ तख्तपद सलूकी की गई। राहुल गांधी सुरक्षा कर्मियों से कहते दिखे कि जब कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। मुझे इनवाइट किया है तो अब मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते। कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ चुके राहुल विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी हर तस्वीर, हर हलचल और हर बयान पाकिस्तान के लिए मौका बन गया। पाकिस्तान ने मौका लपका और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। Indian leadership, elected leadership of India, flew into Srinagar to assess for themselves and to find out what the facts were. Because as you know, there's an iron curtain. Media is not being allowed. Nothing is coming out. Channels of communication are still suspended. The way they were treated, arrested, and deported, put on the next flight back to Delhi. That, I categorically said, has exposed the true face of this government. They claim to be a democratic government, but their actions in reality are fascist in nature. कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुंह की खा चुका पाकिस्तान अब विपक्ष के साथ हुए सुलूक को हथियार बना फिर से यूएन करने लगा है। पाकिस्तान कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र को हालात का जायजा लेना चाहिए। इस खित्ते के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि अगर कोई गुंजाइश निकल सके तो उन्हें यहां विजिट करना चाहिए। उन्हें साउथ एशिया और कश्मीर का विजिट करना चाहिए और उन्हें इस सूरत हाल में जब दुनिया पर एक तारीकी छाई हुई है, हकायक छुपाए जा रहे हैं, हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं, उन्हें खुद वहां जाने का मुतालबा करना चाहिए ताकि वो खुद जाके सूरत हाल को देखे और देखकर दुनिया को आगाह करे। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको अवर्ट करने में वो अपना किरदार अदा कर सके। यानी हंगामा तो श्रीनगर में हुआ, लेकिन खुशियां पाकिस्तान में मनाई गई। राहुल ब्रिगेड का नाम लेकर पाकिस्तान अपना काम निकालने में लग गया है और जो पाकिस्तान चाहता था वो विपक्ष ने कर दिया। अब विपक्ष के इन बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में नया बवाल करने की तैयारी में है। तवक्को करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी पुष्ट पर होगी और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको मायूस किया तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन न रहेगा कि वो जो हरबा उनको मिल सकता है उस हरबे को बरूएकार लाते हुए रेजिस्ट करे। इस फस्तायत को, इस फैशिस्ट ऑर्डर को, अनडेमोक्रेटिक ऑर्डर को, इलीगल ऑर्डर को, इनह्यूमन एक्शंस को वो रेजिस्ट करे। कश्मीर मुद्दे पर विपक्ष जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए मौका साबित हो रही है। लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार पर भरोसा नहीं और इस अविश्वास का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। राहुल के समर्थन में उनकी बहन प्रियंका ने भी विरोध की आवाज बुलंद की। प्रियंका ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में
हवाई यात्रा के दौरान एक कश्मीरी महिला राहुल गांधी से बात कर रही है। अपने बच्चों को उसको 10 दिन को नहीं दिखाया तो वो कहाँ है क्या है? वो पाबंदियों पर नाराजगी जाहिर करती है। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, ऐसा कब तक चलेगा? ये उन लाखों लोगों में से एक है जिनकी आवाज राष्ट्रवाद के नाम पर दबाई जा रही है। ये उनके लिए है जो विपक्ष पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस तरह के वीडियो, बयानों और तस्वीरों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन शायद विपक्ष वक्त की नजाकत नहीं समझ रहा। सत्ताधारी पार्टियों ने विपक्ष के इस रुख का कड़ा विरोध किया है। देखिए, अगर प्रशासन को लगा है आप आने से हालात ज्यादा बिगड़ जाएगी तो ये प्रशासन का अधिकार होता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता और उनके साथ जो पूरी पॉलिटिकल, मैं शब्द नहीं वापरूंगा टोली, लेकिन अलग अलग पार्टी के जो लोग थे, थोड़ा संयम रखना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कश्मीर में धीरे धीरे माहौल ठीक हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये जो अलगाववादियों के प्रति हमदर्दी है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की सरदर्दी बनने वाली है। और उसके साथ ही साथ जो है वो जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पाखंड और पॉलिटिकल पर्यटन जो लोग करने जा रहे हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि 370 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास की बाधा थी, रोड़ा था, उसको खत्म होने से जम्मू कश्मीर लद्दाख में विकास और विश्वास का एक मजबूत माहौल तैयार हुआ है। और इस तरह के पॉलिटिकल पर्यटन से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करने वाले लोगों को लोग खुद परास्त कर रहे हैं, लोग खुद शिकस्त दे रहे हैं। विपक्ष के बयानों का हथियार बना पाकिस्तान भारत के खिलाफ हथकंडे अपना रहा है और भारत में सत्ता पक्ष कह रहा है कि ऐसी हालत में विरोधियों को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबर की खबर में बात यह है कि विपक्ष जरूर पाकिस्तान के बदलते हुए सुरों को भी देख रहा होगा और कहते हैं ना कि व्यक्ति विरोध अगर इस तरह का लगने लगे कि वो देश विरोध का रूप लेता हुआ दिखाई दे तो संभलने की भी जरूरत है, सोचने की भी जरूरत है। वहीं राहुल गांधी ने कुछ देर पहले फिर से एक ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने श्रीनगर में हुए हंगामे का जिक्र करते हुए ट्विटर पर लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों के नागरिक अधिकारों और आजादी के दमन के 20 दिन हो गए हैं। जब विपक्ष के नेता और मीडिया श्रीनगर में जाने की कोशिश कर रहे थे, तब कठोर प्रशासन का निर्दयी रुख देखने को मिला। एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला किया है। श्रीनगर और घाटी के आसपास के इलाकों में जो हालात हैं, जो स्थिति है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से राहुल ने ये जिम्मा उठाया हुआ है। और खबर की खबर में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुस्लिम देशों में मोदी। स्वागत है। मुस्लिम देशों में मोदी की गूंज, बहरीन से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक मोदी की जय जयकार। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं छा जाते हैं। मोदी के दुनिया के कई बड़े उन्हें अवार्ड से नवाजा जा चुका है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को बीते 2 दिनों में 2 मुस्लिम देशों के 2 बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। ये देश है UAE और बहरीन, जहां मोदी की गूंज सुनाई दी। नमस्कार। नमस्कार। मुस्लिम देशों में मोदी UAE से बहरीन तक मोदी की जय जयकार। मोदी को मिला
6 मुस्लिम देशों का बड़ा अवार्ड। पाकिस्तान पर मुस्लिम देशों का छठा तमाचा। मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही है। मोदी मोदी का नारा चारों तरफ गूंज रहा है। मुस्लिम देशों में मोदी को सम्मानित करने की होड़ सी मच गई है। एक ही दिन में मोदी को 2 देशों ने अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। संयुक्त अरब अमीरात ने मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा, तो बहरीन ने मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसा अवार्ड से सम्मानित किया। आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, मुझे तो एक बार लगा कि मैं भारत के ही किसी भाग में हूं। इतना उत्साह, इतना प्यार पाकर मैं गदगद हूं और आप सबके प्यार के सामने नतमस्तक हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब शुक्रवार को यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे तो उनका स्वागत सबसे खास मेहमान की तरह हुआ और शनिवार को क्राउन प्रिंस ने उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया, जिसकी घोषणा बीते अप्रैल महीने में ही की गई थी। बड़ी बात यह कि यूएई ने मोदी को यह सम्मान अपने संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के शताब्दी वर्ष पर दिया है। मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में पीएम मोदी का ये तीसरा यूएई दौरा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए और पीएम मोदी ने यूएई में भारत का रुपे कार्ड भी लॉन्च किया। इन सारी व्यवस्थाओं में डिजिटल ट्रांजैक्शन अब बढ़ती हुई एक व्यवस्था है। भारत का रुपे कार्ड सिंगापुर में काफी पॉपुलर हुआ है। पिछले सप्ताह में भूटान गया था, भूटान के अंदर भी उसका प्रारंभ किया गया है। भारत अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में विदेश में टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं। उनके लिए भी एक सुविधा बन जाती है अगर अन्य व्यवस्था हो जाए। बातों को लेकर के एक अच्छा अवसर हमारे यहां उपलब्ध हुआ है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों का ध्यान आप लोगों का भी है और आप भी उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर हम बहुत बड़ी मात्रा में विकास कर रहे हैं। यूएई से रवाना होने के समय क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद खुद मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे थे और अबू धाबी से जब पीएम मोदी शनिवार को बहरीन की राजधानी मनामा पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में खड़े थे। पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री बहरीन पहुंचा था, जिसका मनामा के अल गुदाइबिया पैलेस में सेरिमोनियल वेलकम हुआ। भव्य स्वागत के साथ ही बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसा अवार्ड से सम्मानित किया। साथियों, बहरीन की मेरी ये यात्रा भले ही सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री के तौर पर है, लेकिन मेरा मकसद यहां बसे भारतीयों से मिलना,
और बहरीन के लाखों दोस्तों से संवाद करने का भी है। मेरा प्रयास 5000 साल पुराने रिश्तों को 21वीं सदी की ताजगी और आधुनिकता देने का है। वो रिश्ते जो सुमेर के दिलमुन के सिंधु घाटी से थे, वो 21वीं सदी के भारत और बहरीन के बीच नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। इस काम के लिए मैं भी आपका एक साथी बनकर आपके बीच खड़ा हूं। बहरीन से मोदी को ऑर्डर ऑफ द रेंसा अवार्ड पाकिस्तान पर छठे तमाचे की तरह पड़ा है, क्योंकि ये मोदी की झोली में मुस्लिम देशों से मिला छठा अवार्ड है। यूएई के ऑर्डर ऑफ जायद और बहरीन के ऑर्डर ऑफ द रेंसा अवार्ड से पहले बीते 3 सालों में 4 और देशों ने मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया है। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर अवार्ड, अफगानिस्तान आमिर अमानाउल्लाह खान अवार्ड, सऊदी अरब किंग अब्दुलाजीज शाह अवार्ड और मालदीव में मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जो पाकिस्तान और इमरान खान के मुंह पर छठा तमाचा है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर शेम ऑन यूएई के नाम से अभियान चला दिया है और वहां के मंत्री फवाद चौधरी यूएई पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि यूएई ने जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया है, उससे पाकिस्तान में बड़ी मायूसी हुई है। पाकिस्तान मोदी को मिले सम्मान से जल भुनकर खाक हो रहा है, मगर हकीकत तो ये है कि अब दुनिया भर के मुसलमान उसकी हकीकत और मोदी की शख्सियत का फर्क समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां कुछ ऐसा जरूर होता है कि बाद में लोग उसे मोदी के नाम से ही याद करने लगते हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन में 200 साल पुराने भगवान कृष्ण के मंदिर में जन्माष्टमी पर पूजा की और मंदिर के पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया। भगवान के मंदिर में मोदी मोदी के नारे, बहरीन के मंदिर में मोदी की यादगार जन्माष्टमी। अबू धाबी से लड्डू लेकर मनाना में चढ़ाया। कहते हैं कि मोदी जहां भी जाते हैं वहां से भारत का कोई न कोई रिश्ता ढूंढ निकालते हैं। और ऐसा ही बहरीन की राजधानी मनामा में भी देखने को मिला। भगवान के भक्त मोदी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुस्लिम देश बहरीन में थे, मगर दिल्ली से 2600 किलोमीटर दूर मनामा शहर को ही कृष्णमय बना दिया। ये मनामा में मौजूद श्रीनाथ मंदिर है, जहां जन्माष्टमी के दिन मोदी एक खास मकसद से पहुंचे थे। बहरीन के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मोदी मंदिर पहुंचे। मोदी ने पालने में विराजमान राधा कृष्ण की विधिवत पूजा की और मंदिर में अबू धाबी से खरीद कर लाया वो चढ़ाया जिसे उन्होंने रुपए कार्ड से खरीदा था।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मंदिर के अंदर, श्रीनाथ मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना की और यहाँ पर खासतौर पर काफी ज्यादा वक्त बिताया, क्योंकि यही मेन पूजा ग्रह है जहाँ पर पूजा की जाती है। और मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूजा। मान जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे जब पूजा की तो क्या आपसे कहा, आपकी उनसे बात भी हुई थी, हमने देखा, क्या कुछ आपसे कहा गया? क्या उनसे कहा? जय श्री कृष्ण। मैंने उनसे जो ठाकुर जी के लिए और यहाँ मंदिर बनाने के लिए जो बोला, जो उन्होंने पेश किया है और सब स्वीकार किया, उनको यहाँ आके आनंद हुआ दर्शन करके और उनका बहुत भी अच्छा रहा। जो कुछ कहा भी उन्होंने आपसे कि वापस आएंगे या फिर कुछ मनोकामना? उन्होंने कही कि भाई फिर आएंगे, फिर जब नया बनेगा तो वापस जरूर दर्शन करने आएंगे। कितनी देर उन्होंने यहाँ पे पूजा की? यहाँ 5 मिनट तक उन्होंने पूजा और दर्शन किया। पीएम मोदी मंदिर के हर हिस्से में गए और मंदिर में मौजूद हर चीजों के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर जो लोगों से मुलाकात की, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से वो यहाँ पर इसी डाय से यहाँ से आगे निकले और उसके बाद जो मेन जो मंदिर परिसर है उसके अंदर उन्होंने जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना की। उसके बाद वो यहाँ से लोगों से मिले और खासतौर पर यहाँ के जो नया प्रोजेक्ट, मंदिर के जो नया चीजें जो बनाई जा रही है उसको लेकर उन्होंने एक शिलान्यास किया। मैं आपको दिखाता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर। आप लोग से मंदिर परिसर से आप लोगों की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आप लोगों से क्या बातचीत हुई? मोदी जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों ने कहा कि मंदिर बहुत अच्छा बनाया है, आप अच्छी ख्याल रखते हैं मंदिर का, और बोला कि मैं अगर हो सकता है तो वापस आऊंगा। तो हम लोग अभी वही होप एंड प्रे करेंगे कि जल्दी आए मोदी जी वापस। पीएम मोदी जब पूजा के लिए पहुँचे, दूसरे श्रद्धालुओं के सामने पहुँचे तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे। मंदिर में पीएम मोदी ने लोगों से बात की और मंदिर के रखरखाव को लेकर बहरीन सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। जय श्री कृष्ण बताने। आप लोगों ने जिस प्रकार से इसको मेंटेन किया है और जिस प्रकार से इसकी आन बान शान बढ़ाई है, सचमुच में आप अभिनंदन का अधिकारी हैं, क्योंकि 200 साल तक इन चीजों को संभालना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इस प्रकार जो है 5 पीढ़ी इसके साथ जुड़ी है, तो आप परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बने रहे। पीएम मोदी से मिलकर यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। आप लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और ये क्या है आप लोग जो लेके खड़े? मुलाकात भी की और बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम प्राउड हो रहा था कि मोदी जी को हम मिले। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी, जी के मेरा नाम है। इस साल जो है 20 साल के बाद में इतना जोश है, आज पूरा बहरीन के अंदर हम 6 बजे से इधर आए और कल भी उधर ग्राउंड में मिले थे। तो एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इसका कोई और बहुत कुछ शुक्रिया ये मोदी जी के लिए बनाया। ये मोदी जी को सबसे फेवरेट खिचड़ी है। तो आई एम फ्रॉम इंडियन लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। खिलाई उनको, बोला उनको बोला तो क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं खिला सके, क्योंकि वो दे नहीं सके, लेकिन हमने मोदी जी अभी जस्ट लाइक आवर भगवान, तो भगवान को जैसे खिचड़ी कुछ भोग लगाते, तो इसलिए हमने उनको जो फेवरेट है खिचड़ी बनाई कि उन्होंने इस पे नजर भी डाल दी, वो प्रसाद हो गया। मोदी जी एक आधुनिक भारत के निर्माता है, एक जन जन की अपेक्षाएं उनसे जुड़ी हुई है। मोदी जी का हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री बनना ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज जो 70 इयर्स में नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिखाया। आज उन्होंने जैसे कश्मीर में उनका एक ही संकल्प है, कश्मीर में युवाओं को रोजगार मिले, कश्मीर वासियों को एक पहचान मिले, कश्मीर का विकास हो, ये समझ के उन्होंने कश्मीर में अभी जो किया, मुझे बहुत, पर हम सब उनके ऋणी हैं। अब आपको मनामा के श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में बताते हैं। ये मंदिर 200 साल पुराना है। 18वीं सदी के दूसरे दशक में ठट्टाई भाटिया हिंदू समुदाय ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ठट्टाई समुदाय ही आज भी मंदिर की देखरेख करता है। मोदी जी को मिलकर बहुत 18वीं सदी के दूसरे दशक में ठट्टाई भाटिया हिंदू समुदाय ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ठट्टाई समुदाय ही आज भी मंदिर की देखरेख करता है। मोदी जी को मिलकर बहुत खुशी हुई, उनका हार्दिक स्वागत किया हम लोगों ने,
और जय श्री कृष्ण किया, सामने से उन्होंने रिप्लाई किया और बस यही पूछ रहे कि यहाँ से श्रीनाथ जी मंदिर से कौन आए हैं। तो हम लोग ने उनसे कहा कि भाई पिछली बार सरकार आए इधर, तो बहुत 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 खुश हुए। मगर अब 200 साल पुराने इस मंदिर का नया अवतार होने वाला है। पीएम मोदी यहाँ मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ करने पहुँचे थे, जिस पर $42 लाख खर्च होंगे। नया मंदिर 45,000 वर्ग फुट में फैला होगा। सुमित चौधरी, बहरीन, इंडिया न्यूज। तो खबर की खबर में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे यूएई के सबसे बड़े अवार्ड की।